हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 17 है और आज हम जो करने वाले हैं वो सभी न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन होंगे। सारे न्यूमेरिकल जो हम बोहर मॉडल को लास्ट क्लास में कर चुके हैं उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। लिस्ट मेरे पास बिल्कुल रेडी है, तो तैयार होकर करते हैं स्टार्टिंग। एनसीईआरटी निकाल लो अपनी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि प्रॉब्लम 11 है, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से समझो और क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट कर पाओ एग्ज़ाम में भी, सीबीएसई नहीं नीट के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये है आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 2.11। इसी के जैसे मिलता हुआ एक और क्वेश्चन है, वो आपको घर से करना है होमवर्क। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना क्या है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। जितने भी एनर्जी के क्वेश्चन हैं एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि हम कितने आज फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं रिपीट करता हूँ सभी के सभी जो हैं। देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो है आपका ई एन, यानी किसी भी शेल के अंदर आप एनर्जी निकाल सकते हो, बोहर की देन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इज इक्वल टू माइनस का आर एच जो कि रीडबर्ग कांस्टेंट है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और 1/n², ये वैल्यू आ गई आपकी जूल में। जहाँ पर आर एच जो होता है, यही आर एच जो है ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के इक्वल होता है ये आर एच की जो वैल्यू है। और तो और बोर ने तो ये जो फॉर्मूला दिया था ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया था, चलो ठीक है, लेकिन उसने तो कमाल कर दिया कि ये बोला कि आप हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, माइनस का आर एच वही सेम, और यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका Z²/n², ठीक है ना, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जूल में। तो Z जो भी एटॉमिक नंबर उसका आने वाला है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो आर एच की वैल्यू हम ये रख देंगे और क्वेश्चन एज इट इज जो भी है आपका। तो ये सारा जो है ये बोर का, किसी भी शेल में एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आया था हमने पहले भी किया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू, आपको याद है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 करके एक फॉर्मूला हमने लिखा था, बस वही चीज़ रिपीट हो रही है। क्या, नॉर्मली डेल्टा ई होता क्या है भाई, E2 माइनस में E1, इतना होता है। ठीक है, अच्छा ई क्या होता है, ई अभी भी देखा हमने एनर्जी ऑफ सेल, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का आर एच अपोन में n², ये हो गया माइनस। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का आर एच, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूँ तो देखो ये भी माइनस का आर एच अपोन में n², इस तरीके से। 2 है तो 2 लगा दो, 1 है तो 1 लगा दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब बड़ा सिंपल है, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, इस वैल्यू प्लस वाली को आगे ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, आर एच कॉमन ले लें, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, ये देखो जो भी हमारे पास बनने वाला है वो ये बन जाएगा। अगर मैं ये माइनस माइनस प्लस वैल्यू को आगे कर दूँ तो और आर एच कॉमन ले लूँ तो देखो ये बन गया, डिवाइड बाई 1/n² माइनस 1/n², ये वही फॉर्मूला बन गया। याद होगा आपको, आर एच की वैल्यू अगेन रिपीट कर दें तो हमारा फाइनली डेल्टा ई क्या आता है, ये आ गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1/n1² माइनस 1/n2² जूल। ठीक है ना, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है। आपको थोड़ा सा जो अब एडजस्टमेंट होती चली जाएगी कि हाँ ये फार्मूला क्या था। ठीक है, और अगले फार्मूले की तरह अगर हम चलें तो हमें पता है कि डेल्टा ई की वैल्यू ये भी होती है क्या, एच न्यू भी होती है। ठीक है ना, और अगर मैं न्यू को निकालूँ तो न्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई एच हो जाएगा। और डेल्टा ई की यही सारी वैल्यू अगर मैं लिख दूँ तो देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ पर 1-n1², 1-n2², ठीक है ना, और डिवाइड बाई एच की वैल्यू होती क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट अगर मैं लिखूँ ये हो जाएगी 6.6 10⁻⁻34। कैलकुलेशन के बाद एक और आपका फार्मूला आ गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 3.29 इंटू 10⁻15
और 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये तो बात सच है कि फ्रीक्वेंसी के केस में हमेशा जो n1 है वो लेस होना चाहिए n2 से, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये हम पहले कर चुके थे। और अगर कोई कोई अभी भी ये सोच रहा है कि डेल्टा ई के केस में ऐसा क्या होगा, तो मैंने बताया था, अगर मान लो एब्जॉर्प्शन का केस है और एमिशन का केस है तो इनके लिए ये अलग अलग वैल्यू होती है। अगर मान लो आपका एब्जॉर्प्शन का केस है, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हायर स्टेट में जाता है, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, तो आपकी यहाँ पर n1 की वैल्यू जो होगी क्या होगी, कम होगी, n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और एमिशन का अगर केस होता है, एमिशन के केस में n1 की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। तो और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा एक और न्यूमेरिकल है, एक और फॉर्मूला है न्यूमेरिकल, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या है, वो ये है, देखो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/λ याद होगा। और ये भी याद है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, c/फ्रीक्वेंसी। लिखना एक बार, वेव नंबर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू c/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऊपर चली गई, c यहाँ आ गया। फ्रीक्वेंसी की अभी अभी हमने वैल्यू देख निकाली है, ये है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, पुट कर दो। इस वैल्यू को जैसे हमने यहाँ पुट किया तो क्या आया भाई, 3.29, 10⁻⁸ कितनी, 15, डिवाइड बाई सी क्या है, 3 × 10⁸8, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका वही n1², n2², ठीक है। और वेव नंबर का आंसर जो भी है वो हम इस यहाँ से कैलकुलेशन कर ले, तो देखो हैरत वाली बात है, 1.09677 × 10⁻⁷ वही वैल्यू आ गई बिल्कुल, ठीक है। और ये n1² माइनस n2², ये रीडबर्ग की वही वैल्यू आएगी। तो ये तीसरा फॉर्मूला था और ये हमने किया था ये, ठीक है। तो इन्हें डेरिवेशन कह लो या फिर सिंपल क्वेश्चन कह लो, ये हमारे हो गए डिस्कस फॉर्मूले। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सेक्शन का सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 11। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, और इसकी रेडियस भी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, इस केस को सोल्व करने के लिए, ये देखो सबसे पहले एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू जो है वो किसके लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए है। हम जो कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम 2.11, ठीक है ना। इस तरीके से 2.11 जो है ये, ओके। तो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखवाया था, En इज इक्वल टू, En का क्या फॉर्मूला था, ये देखो किसी भी शेल के अंदर जो एनर्जी है RH 1/n²। और अगर मान लो कोई भी, ये तो चलो हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ठीक है ना। तो यही वाला हो जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम लगाएंगे, किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर हम लगाएंगे तो हम ये वाला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का RZ अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z²/n², ठीक है ना। और वैल्यू किस में आने वाली है, जूल में। तो RH की वैल्यू सभी को पता है, माइनस का 2.18, 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 18। Z यहाँ पर देखें तो ये 2 है, तो 2² अपॉन में n का मतलब कौन सी शेल है पता लगा लेते हैं, ये है फर्स्ट ऑर्बिट में पता लगानी है कि क्या एनर्जी होगी फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर जो आएगा ये है माइनस का 8.72 × 10 की पावर माइनस का 18 जूल, ये आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर वो कह रहा है रेडियस निकालो, तो रेडियस के लिए जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है वो कौन सा था, RN के लिए जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कौन सा, 0.0529, ठीक है ना। और क्या था, n² अपॉन नैनोमीटर है ये, और ये पिकोमीटर में भी हो सकता है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ तो ये पिकोमीटर में भी हो जाएगा।
आप चाहो तो इसको पिकोमीटर में भी कर सकते हो, एन स्क्वायर अपॉन में क्या, जेड स्क्वायर, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, पिकोमीटर वाले के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर है जो बोहर का ही दिया हुआ है, ये रहा। तो पिकोमीटर के लिए अगर वैल्यू आएगी तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये पिकोमीटर के लिए था, आर एन इजिकल टू 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। तो एक काम करते हैं, किसी एक के फॉर्मूले पे स्टक रहते हैं, तो हम इससे भी कर सकते हैं इसको। तो वैल्यू आएगी क्या, आर एन रेडियस निकालनी है हमें क्या, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। एन की वैल्यू अभी अभी डिस्कस हुई है, कौन सी शेल में निकालनी है, फर्स्ट शेल में निकालनी है। तो 52.9, एन की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है 2। तो जो भी आंसर आएगा हमारी जो रेडियस का, वो हम यहाँ लिख देंगे, किस में आ गया आपका आंसर, पिकोमीटर। ये वाली वैल्यू जो है पिकोमीटर में, ये नैनोमीटर में भी है, लेकिन इससे अच्छा है आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप याद करो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद कर सकते हो। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा आपका पिकोमीटर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हैं जो टारगेट पे हैं। तो देखते हैं हम कितने क्वेश्चन हैं जो आज ख़त्म कर लेते हैं इसमें। तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26.45, ये आ रहा है 26.45 पिकोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है हमारी लिस्ट में एक्सरसाइज का 2.16। तो आप अपनी एक्सरसाइज में आ जाओ, 2.16 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16। ओके, 2.16 ये आप चेक कर लो, ये आपका होमवर्क है, 2.16 में लिख रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.16, दिस इज़ योर होमवर्क। बहुत से बच्चे आंसर सेंड करते हैं मेरे पास, वेरी गुड, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और एक बहुत प्यारा फ्यूचर है उनका। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.16 को, ये वाला क्वेश्चन है। अब की बार हमने फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकाली थी, इस बार उन्होंने बोल दिया कि एनर्जी निकाल के दिखाओ, बोहर की ही है, बोहर का ही फॉर्मूला लगेगा, फिफ्थ ऑर्बिट में निकाल के दिखाओ और रेडियस भी निकाल के दिखाओ फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो। तो बस कुछ नहीं है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, और क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और भी आसान क्वेश्चन हो गया ये भी बोर्ड में आ चुका है, तो इस पर लगा देना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोर्ड से मेरा मतलब है सेशन एंडिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, फैब और मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे ख़त्म, ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का 2.14। अब देखते हैं इसमें क्या है 2.14 में। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन में कहा गया है 2.14 में कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है। आयोनाइज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। इफ़ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन पे है, एन इज इक्वल टू 5 पे है, यानी फिफ्थ शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से उसको कहाँ करना है, गायब करना है। गायब का मतलब एटम से ही गायब कर देना है। कहाँ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ में नहीं, सेवन्थ में नहीं, एट्थ में नहीं, 9, 10, 11, 12 किस में, आंसर इन्फिनिटी, यानी एटम से ही निकाल दो उसे, ठीक है। कंपेयर योर आंसर विद आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1। और आपका आंसर को कंपेयर करना है कि फिफ्थ में से निकालने में कितनी एनर्जी लगी, और अगर वही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसमें से निकालने में कितनी एनर्जी लगी, ठीक है ना। और अपने आंसर को आपको कंपेयर करना है दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या हमारा जो आंसर आएगा। देखो इस चीज़ को तो हमेशा याद रखो कि अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकालना है भाई। एक होता है एनर्जी E2 माइनस में E1। E2 का मतलब सेकंड शेल नहीं होता, E2 का मतलब होता है फाइनल माइनस में इनिशियल, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम क्या, E2 माइनस E1। इसका रियल में मीन क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल, ठीक है ना। अब बताओ इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई, हम कहेंगे इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो फ़िलहाल फिफ्थ में घूम रहा है, और हमें फाइनल ले जाना कहाँ पे है, आंसर हमें इलेक्ट्रॉन ले जाना है इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब
एटम से ही गायब कर देना है इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे भाई, सेम सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू, इस तरीके से हम जो फाइनल का जो फार्मूला लगाया करते क्या, आर एच अपॉन एन फाइनल, एन कौन सा, फाइनल स्क्वायर, और माइनस का क्या, फिर से आर एच अपॉन फिफ्थ सेल है ये, तो एन इनिशियल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, बड़ा सिंपल। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रॉन फाइनल में ले जाना है, तो यहाँ पर माइनस का आर एच आ जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे वैल्यू, अगर इन्फिनिटी पे, जैसे यहाँ पर यहाँ इन्फिनिटी लिख दूँ मैं, और यहाँ क्या लिखूँगा मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भाई यहाँ आ जाएगा आपका आर एच अपोन में इनिशियल जो है वैल्यू हो गया है 5 का स्क्वायर। अब किसी के अपोन में इन्फिनिटी होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, ज़ीरो। तो डेल्टा ई कितना रह गया, सिर्फ डेल्टा ई जो रहा वो ये रह गया आपका आर एच अपोन, आर एच की जो वैल्यू है आर एच अपोन में 25, ये रहेगी वैल्यू। और आर एच की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपोन में 25। तो आपकी कितनी एनर्जी लगी उस इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ सेल से गायब करने में, आंसर आ गया 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इतनी एनर्जी लगी उसको फिफ्थ से एटम से बाहर निकालने में, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि वो बताओ कि फर्स्ट से होती तो कितनी एनर्जी लगती। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट से होती तो कितनी एनर्जी से, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट से निकालने में कितनी एनर्जी लगती, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई फर्स्ट से भी। तो देखो भाई, फर्स्ट से निकालने में फिर से हम वही प्रोसेस को जो फॉलो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे 5 का स्क्वायर था, यहाँ पर फिफ्थ सेल है, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो वही इन्फिनिटी का स्क्वायर में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो प्लस करके इस तरीके से आंसर निकालना है हमें, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। अब की बार कहाँ है इलेक्ट्रॉन, अब की बार इलेक्ट्रॉन है आपका फर्स्ट में, फर्स्ट से इन्फिनिटी। तो देखो भाई, डेल्टा ई अगेन फिर से क्या, फाइनल ले जाना है हमें इसको, ये इनिशियल है, और डेल्टा ई जो फाइनल वैल्यू है वो है आपकी कितनी, इसको कहेंगे ये फाइनल है, और ये कौन सी है, ये फिफ्थ शेल की एनर्जी है, फिफ्थ नहीं फर्स्ट की, अब की और फर्स्ट से ले जाना है। तो फिर से वही डेल्टा ई इज इक्वल टू वही माइनस का आर एच अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, माइनस में माइनस का क्या, आर एच, माइनस का ये, इसको यहाँ रखो, माइनस का आर एच अपॉन किसका स्क्वायर, अब की बार फर्स्ट का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही हो गया ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस माइनस प्लस, आर एच की वैल्यू 2.18 10⁻⁻18, और 1 का स्क्वायर 1 है, यानी आपकी डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वो वही आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -18 जूल, ठीक है, वही आ गई। अब वो कह रहा है कंपेयर करके दिखाओ कि ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगी। तो एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, ये आपके हिसाब से जो एनर्जी आई है ये ज़्यादा है, ये एनर्जी ये ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एनर्जी यहाँ पर जो है, जो देखो पावर -20, तो साफ साफ ये बता रहा है कि एनर्जी बहुत कम है। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिटल, ठीक है। हैंस हम कह सकते हैं लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना और H पॉजिटिव बनाना, आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इन द फिफ्थ ऑर्बिट, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इसमें, और इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आंसर। ये 14 भी हो गया हमारा ख़त्म। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की लिस्ट की तरफ चलते हैं। 19 एक्सरसाइज का 19 निकाल लो, अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 इसी से मिलता जुलता। तो देखते हैं 19 को। अब की बार क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इन हाइड्रोजन एटम, इतनी होती है, बिल्कुल, ये तो फॉर्मूला लिख दिया यार, माइनस का आर एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर,
जूल, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला लिख दिया बोर का। कैलकुलेट करके दिखाओ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। अब की बार सेकंड में से निकालने कितनी एनर्जी जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन, यानी 2 से इन्फिनिटी ले जानी है आपको, 2 से इन्फिनिटी। और मान लो ये क्वेश्चन करते समय जब 2 से इन्फिनिटी आप कर रहे थे तो आपकी जो एनर्जी आई, मैं लिखता हूँ 5.45 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 5.45 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है ना। बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। अब की बार कौन से सेकंड से आपको इन्फिनिटी में ले जाना है। तो मान लो एनर्जी जो भी आई आपकी वो ये आ गई, ठीक है, और जो कि आएगी भी। अब वो कह रहा है, हमने 2 बार प्रैक्टिस कर ली है, फिफ्थ से इन्फिनिटी, फर्स्ट से इन्फिनिटी, अब सेकंड से इन्फिनिटी, ये आपको खुद करना है। और मैं बता रहा हूँ कि लैम्डा कैसे निकालना है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लैम्डा निकालना है इसी से। यार कितना मुश्किल है बताना, एक बार डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है सी बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना है, लैम्डा ऊपर ले जाओ तो एच इंटू सी बाई डेल्टा ई, सभी वैल्यू को रखेंगे तो 6.6 10 की पावर माइनस 34, सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई की वैल्यू जो हम निकालेंगे, आपको अच्छी तरह पता है तरीका, ठीक है। तो इस पूरे को अगर मैं सोल्व करूँ तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी सिंपल, ये आ जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू 3.647 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। अब पता नहीं वो एकदम से क्या बोल रहे हैं कि इसको सेंटीमीटर में करके दिखाओ, डायमेंशन एनालिसिस चेक कर रहे हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या यार, तो सिंपल ही है। खैर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 3.647 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। ये था हमारा कौन सा प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम कह रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज कौन सा 2.19, जो कि हो गया ख़त्म। 2.19 आसान सा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेकंड से इन्फिनिटी वाला वही तरीका लगा के एनर्जी निकाल लो, जो कि यही आएगी, यहाँ रख के इस तरह से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार हमारा क्वेश्चन जो टारगेट पे है वो है एक्सरसाइज कौन सा 2.34। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखना कि इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.19 की जो एनर्जी है डेल्टा ई है, ये फाइंड आउट करनी है आपको, ये आपका दूसरा होमवर्क है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का 2.34 पे आ गए हैं हम, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने सीरीज में लगाया है ताकि टॉप टू बॉटम आप हर क्वेश्चन को बिना रटे समझ पाओ, ठीक है ना। तो ये सीरीज में लगाए गए हैं क्वेश्चन, तो ताकि जल्दी समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। ओके जो अगला न्यूमेरिकल है वो है हमारा एक्सरसाइज का 2.34। चेक करो इस क्वेश्चन को भी, ये आपका एक्सरसाइज का 2.34 है। क्या है, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस दिस, यानी हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की दे दी ग्राउंड शीट में इतनी जो होती है नॉर्मली, ठीक है। तो करना क्या है हमें भाई, इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो हीलियम से निकालना है। तो हीलियम पॉजिटिव विल गिव यू हीलियम 2 पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, हमारी जो आदत है डेल्टा ई इजिकल टू क्या, इन्फिनिटी माइनस में 1, पहली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो इन्फिनिटी यानी आयोनाइज करना है, पूरा ही निकालना है। अब इन्फिनिटी के लिए जो हमारी आदत बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, इस तरीके से हमने कई बार प्रैक्टिस करी है ना। तो डेल्टा ई इजल टू क्या बनी हुई है, माइनस का आर एच अपोन में इन्फिनिटी स्क्वायर, याद होगा आपको। और ये क्या है, माइनस का आर एच अपोन में 1 स्क्वायर, याद बनी हुई है। लेकिन यार ये आर एच, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, आर एच जो है वो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है। आप खुद बताओ इस हीलियम वाले एटम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। भाई जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एच तो अब आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएगा। क्या है, तो वो बिल्कुल सेम, बस फ़र्क कितना होगा, माइनस का
यहाँ होगा आर अपोन में, ठीक है ना, और जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर, यानी आर जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस में, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, माइनस का आर जेड स्क्वायर अपोन में वन स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट सेल है ये, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो इन्फिनिटी है तो सभी को इन्फिनिटी का जीरो ही कर देगा, तो हटाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया आर। आर के बाद जेड, जेड क्या है, यहाँ हीलियम है तो टू स्क्वायर बाई वन स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो यहीं से ही, ये आ जाएगी आपकी 2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू में 4, और आपका जो फाइनली आंसर जो होगा वो आ जाएगा ये आपका 8.72 10⁻18 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ये अभी भी वही फार्मूला है EN, ठीक है ना, ये आपका EN का अभी भी वही फार्मूला है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए नहीं है। तो EN का फार्मूला क्या होता था, माइनस का 2.18 10⁻18 क्या होता था, जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर। अब क्योंकि ये आर वैल्यू होती है रीडवर्क की, तो इसको आर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं इन जूल, ठीक है। ये आर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल में। तो वही वैल्यू हमने इन्फिनिटी के लिए लगाई और वही वैल्यू हमने किसके लिए लगाई, E1 के लिए लगाई, और हमारा आंसर आ गया। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए तो ये सारा का सारा बिल्कुल बटर की तरह होते रहेंगे और आसान लगेंगे सभी के सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखो कौन सा है, ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। इसको निकाल लो अच्छी तरह से, स्टार्ट करते हैं। इसको भी करना क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 18, इस पे लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल में बतानी है, रिक्वायर टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, वही कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे हम। तो शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ, फर्स्ट से फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन ले जाना है। एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। अगर वही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो पूछ रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो लाइट एमिट करेगा, लाइट यानी रेडिएशन एमिट वो करेगा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ये भी सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की दे रखी है -2.1 10 की -11 अर्ग। अर्ग कुछ भी अलग नहीं है, ये अर्ग वही होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, और कुछ नहीं होता ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा, एक्सरसाइज का 2.18, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो इस पर, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है और फिर दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में लाना है। यार फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया यार। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है तो हम इसके लिए, तुम चाहो तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे अभी तक हमने सभी फार्मूले किए वैसे भी कर सकते हो। तो माइनस का क्या था, 2.18 इंटू 10⁻18 और 1 अपोन में डेल्टा ई का ही फार्मूला था 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। आज याद होगा, आज की ही क्लास में डिस्कस किया था इस तरीके से। यही है वो सब कुछ, आज सारे फार्मूले इसी से करें हैं। आप चाहते तो इससे भी कर सकते थे ये क्वेश्चन को ख़त्म, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या है, प्लस में है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पूरी प्लस में है, ठीक है। तो इससे कर सकते हैं, फर्स्ट से फिफ्थ में जा रहा है तो वो, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फर्स्ट से फिफ्थ में, यानी n1 से फिफ्थ में। n1 की वैल्यू है फर्स्ट, n2 की वैल्यू है फिफ्थ। तो क्या हो जाएगी देखते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1 अपोन में n1 स्क्वायर। अब क्योंकि n1 स्क्वायर जो है वो क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ दोबारा। व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है। अगर आप चाहो तो कि आंसर हम अर्ग में निकालें तो अर्ग में भी निकाल सकते हो। देखो इन्होंने बोल दिया -2.18 इंटू 10⁻−11, तो यहाँ हम -11 भी कर सकते हैं। -11 होगा कुछ नहीं,
ये वैल्यू अर्ग में हो जाएगी। ठीक है, तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। ठीक है ना, फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है। तो इस तरीके से डेल्टा ई को कैलकुलेट करेंगे 2.18 10 की पावर माइनस 11 और 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ई जो फाइनली आएगी आपकी वो आ जाएगी 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अर्ग। अब क्योंकि 1 अर्ग कितने के बराबर होता है, इतने जूल के, तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू होगी 2.09, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 7 से, यानी ये माइनस का 18 जूल। ये आ जाएगी आपकी 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये एनर्जी आ गई। अब फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाओगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, हमें लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पता है कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो सेम एनर्जी, तो एनर्जी एमिटेड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होने वाला है इसका सेकंड पार्ट में इसे दिखाता हूँ। तो एनर्जी एमिटेड कितनी हो जाएगी, सेम 2.09 10 की पावर माइनस 18 जूल की एनर्जी एमिट होगी। ठीक है ना, अब इतनी एनर्जी एमिट हो रही है तो आपकी डेल्टा ई आ गई, और जो होती है एच न्यू, हमें तो लैम्डा निकालना है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर ले जाओ, एच सी बाई डेल्टा ई, यानी ये आ गई आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच हो गया 6.6 10 की पावर माइनस 34, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर कितना 8, और डिवाइड बाई डेल्टा ई की जो वैल्यू है ये होगी आपकी 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो यहाँ से जो डेल्टा आया है आपका वो आ गया, डेल्टा की वैल्यू आ गई 9.5 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 8 मीटर। ये आपका डेल्टा बोल रहा हूँ उसको मैं, लैम्डा वेवलेंथ आ गई आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खास था और बड़े आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। अर्ग में आंसर निकालना हो तो, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में अर्ग दे रखी है तो हम इसको -11 करके अर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, डेल्टा ई की वैल्यू अगर जूल में लिखनी है तो वही माइनस क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, और अर्ग में है तो ये करके भी आप आंसर इसको ऐसे दिखा सकते हो। तो सिंपल था, कुछ खास इसमें था नहीं। जितनी भी एनर्जी एमिट हुई है, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, 1 2 3 4 5, फिफ्थ शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, फर्स्ट में आया है, और ऐसा आने पर जितनी भी एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी यानी उस रेडिएशन की लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात बोहर ने बताई थी, याद होगा, पोस्टुलेट था उसका, कौन सा, थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है ना, तो थर्ड पोस्टुलेट में इसने ये बात बताई थी कि अगर फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में आता है, फर्स्ट में आता है, तो इस तरीके से हम जो भी एनर्जी उसके लिए निकलती है उसकी हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है और वो है हमारा एक्सरसाइज का 2.56, एक्सरसाइज का 2.56। ठीक है, आज देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं मोस्टली क्वेश्चन हमारे वो इस फॉर्मूले पे हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले पे है। अगर आप चाहते हैं तो वो सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे भी कर सकते हो आप, कोई गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में, कि एक ही फॉर्मूले पे मुझे क्या करना था, मैंने ये फॉर्मूला पहले बता दिया था, तो मैं कुछ नई चीज़ें आपको बताना चाहता था तो मैंने ये बताया। आप चाहते तो उसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते, तो इन्फिनिटी अपॉन में लग के यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगी तो वैल्यू यहाँ की 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, मतलब 1 की नहीं 2 की 0 हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल से एटम से बाहर निकाल देना। बाहर निकाल देने का मतलब होता है उसे दूर ले जाना, दूर ले जाने का मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते तब भी आंसर हो जाता और क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का फाइनली, तो 56 पे आ गए हम। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 56 है, देखते हैं इसमें भी क्या है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 56, ये इस पे आ गए हम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ
फॉर द एमिशन ऑफ ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस इतनी, ठीक है, एमिशन एंड एंड एट 2.11 पिकोमीटर। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की रेडियस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होता होता यहाँ चला गया, यानी रेडियस बता रखी है, वो रेडियस इतनी थी और इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, इतने नैनोमीटर से इतने पिकोमीटर तक चला गया इलेक्ट्रॉन। यानी इन्होंने क्या कमाल की बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में था तो वो सेकंड में आ गया। तो उन्होंने क्या कहा, 5th ऑर्बिट की रेडियस ये दे दी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस ये दे दी, ठीक है। तो ये बताने का लाजवाब तरीका है कि इलेक्ट्रॉन 5th से सेकंड में आ गया या सेकंड से 5th में चला गया। ये बताने का लाजवाब तरीका है कि रेडियस इतनी थी और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो रेडियस इतनी होगी, ठीक है ना। जैसे आपसे मैं बोल दूं एक बॉल है और उस बॉल के अंदर जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम के 25 सेंटीमीटर से घूम के 15 सेंटीमीटर की रेडियस तक आ गया तो आप समझ जाओगे वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, दिमाग में इमेजिनेशन बन जाती है। तो वो कह रहा है बताओ नेम द सीरीज इन विच द ट्रांजिशन बिलोंग टू, और रीजन भी बताओ स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। सीरीज तो बहुत आसानी से पता लग जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ आया तो हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा निकल गया तो हम लैम्डा से बड़े आराम से बता सकते हैं ये कौन सी सीरीज़ है, ठीक है। तो लैम्डा निकालना है, और लैम्डा कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया है। सबसे पहले हमारा पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो रेडियस फर्स्ट है, यानी जो R1 है, R1 दे रखी है 1.3225 पिकोमीटर, और दूसरी क्या है R2 वो दे रखी है 2116 पिकोमीटर। अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, और सबसे पहले हम दोनों की जो रेडियस है उसकी एसआई यूनिट जो है वो सेम कर देते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट सेम करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो पहला जो काम है वो यही है, एसआई यूनिट दोनों की सेम कर देते हैं। एक की नैनोमीटर है तो जो नैनोमीटर है उसको एक की पिकोमीटर है, तो नैनोमीटर और पिकोमीटर को हम बराबर कर देंगे। तो चेक करते हैं, देखो ये नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, और इसको अगर मैं पिकोमीटर में करूं तो यही पिकोमीटर में हो जाएगी क्या 1.3225 नैनो होता है 10⁻⁻9 मीटर। और इसी पावर को अगर मैं कहूँ कि भाई ये पावर किस में हो जाए -12 जो कि पिको होता है, ठीक है, हो जाए, तो देखो आपने ज़्यादा से कम कर दी पावर, -9 से -12 और कम कर दी, तो कम कर दी इसको ज़्यादा कर दो, कितना 3 डिजिट ज़्यादा कर दो, 9 10 11 3 है ना, 10 11 12 ओके 3, तो ये आ गया आपका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 आपकी आप पिकोमीटर में हो चुकी है, ये देखो ये होगी पिकोमीटर में, और R2 ऑलरेडी पिकोमीटर में दे रखी है, तो वो दे रखी है आपकी 211.6 पिकोमीटर। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब खेल खेलते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो R1 है उसको देखो, R1 जो कि आ चुकी है हमारी किसमें, पिकोमीटर में, ठीक है। और रेडियस जो का जो फॉर्मूला दिया था बोहर ने, वो क्या था, ये आपका फॉर्मूला था, और अच्छी बात है ये वाला फॉर्मूला भी पिकोमीटर में ही है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनेगा। और ये R1 है, बस इतना याद रखना, और इससे क्या निकलेगा N1, ठीक है। और क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है वो किसका ले रखा है, हाइड्रोजन का है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट वेवलेंथ एमिशन ट्रांजिशन इफ स्टार्ट फ्रॉम द वेवलेंथ, तो Z की वैल्यू को तो यूज ही नहीं होगा। ये देखो यहाँ से हम N1 स्क्वायर निकाल लेंगे, N1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना, R1 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1322 पॉइंट क्या 5.5, ठीक है। ये हो गया Z, इसके मल्टीप्लाई हो गया, और अपोन में ये हो गया, और अपोन में 52.9, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऐसा ही करने पर जो N2 स्क्वायर आएगा वो आपका आ जाएगा 2116Z बाई 52.9, बिल्कुल ऐसे ही करने पर। अब करना क्या है आपको भाई, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2, तो ये आ जाएगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी क्या
52.5 जेड अपॉन में 52.9 डिवाइड बाई 2116 जेड अपॉन में 52.9 जेड जेड सब कैंसिल। और ये भी इस कैलकुलेशन को अगर हम करें तो n1/n2 की जो रेशियो है वो ये आ जाएगी। देखो n1 स्क्वायर, मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए आपको। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 6.25 आ जाएगी। स्क्वायर को यहाँ अंडर रूट डालेंगे तो n1/n2 जो आ जाएगी वो 2.5 आ जाएगी। ठीक है ना, मैथमेटिक्स 2.5, पॉइंट को काट दो, पॉइंट में 10 आ गया, इसको भी काट दो। अब आपकी n1/n2 की रेशियो आएगी 5/2, यानी n1 था 5 और n2 क्या था 2। ये आ गया आपकी वो ट्रांजिशन। अब क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर लैम्डा ही निकालना है तो देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है ना, एच न्यू ये होता है। लेकिन डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है वो एच न्यू के साथ साथ ये भी होता है क्या, 2.18 10 की पावर -18 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, इस तरीके से। और फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, जो दिख ही रहा है 5 से 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको डेल्टा ई को हमें तो लैम्डा निकालना है, तो सी बाई लैम्डा कर सकते हैं या सी बाई लैम्डा, सभी की वैल्यू पुट करने के बाद सीधा सीधा आपका आंसर इससे भी निकल गया, डेल्टा ई से भी निकल गया। और भी बहुत से तरीके हैं, इससे आप निकाल सकते हो। जैसे इस परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लैम्डा ही निकालना है तो देखो होने को तो इससे भी निकल जाएगा। ये सी बाई लैम्डा हो गया, सी की वैल्यू एच की वैल्यू पुट कर दो, n1 n2 यहाँ से पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका लैम्डा आ गया। या फिर एक और तरीका देखो, वेव नंबर क्या होता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर यहाँ से पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका लैम्डा सबसे आसान और सबसे सिंपल कैलकुलेशन से यहाँ आ जाएगा 6 पर मीटर। ये आ गया लैम्डा। ठीक है ना, जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा आंसर ये गलत देख लिया मैंने। यहाँ से लैम्डा जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या 4.34 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आ जाएगा। अगर इसको मैं और आगे ले जाऊँ तो लैम्डा कितना हो जाएगा 434 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और इसी को क्या बोलते हैं 434 नैनोमीटर, आपको याद होगा नैनोमीटर। तो अब इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसका लैम्डा आने के बाद ये कौन सा स्पेक्ट्रम है। याद करो, जो 400 से 750 के बीच में आता था, जो वायलेट लाइट से क्या रेड लाइट के बीच में आता था, उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते थे, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। तो इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आ गया। मैं तो ये बोलूँगा कि यार एक और तरीके से आंसर आ गया अगर कोई ध्यान दे तो। क्या, फ्रीक्वेंसी क्या थी 3.29 10 की पावर +15 और यहाँ 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दो और फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी बाई लैम्डा। लो लैम्डा आ गया आपका। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीक़ों से आप लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर n1 n2 पता है तो। कॉन्सेप्ट, आपको मेन चीज़ जो सीखनी है वो कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन तो आप कैसे भी प्रैक्टिस से कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो पहला स्टेप होता है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बोहर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमने आज उसके सारे न्यूमेरिकल क्लियर कट समझ लिए। अगली क्लास में हम अगले प्रोजेक्ट पे लग जाएंगे। इसमें हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली रिलेशन आएगा। डी ब्रोगली ने जो कहा वो सबसे ही अलग था, उसका कहने के बाद तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हैं वो भी अलग हो गए, और कमाल की जो इक्वेशन दी उसने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।